तो वेलकम टू कात्यायन अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में, दैट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि लाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाइट के वजह से ही हम चीजों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं लाइट के साथ में, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आपको शेड्यूल मिला हुआ है कि लाइट से रिलेटेड हम लोग 2 लाइव क्लासेस करेंगे, तो सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, और अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के जितने भी मेथड है, जितने भी कंडीशंस है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो और ये बोर्ड बूस्टर का जो क्लास है उसमें आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन लाइट, फर्स्ट पोर्शन है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भेजे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास के बीच में ही जैसे ही आपका टॉपिक आएगा उसके बीच में ही अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक है जो हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड है, एनर्जी वाले चैप्टर से, तो अगर उससे कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हम लोग अभी बीच में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आने वाली आगे के क्लासेस की हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which enables us to see the object when which is emit or reflected light। तो हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट को और कब देख सकते हैं? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब लाइट सोर्स, ये क्या है, अगर सन है तो हम इसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और जो सन है ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और अर्थ पर जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, वो सन ही है। ठीक है, तो सन क्या हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, वहां से जो लाइट चलती है वो मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट पर ही पड़ी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्शन हुआ, उस ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्शन होगा तभी हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद में एक कंडीशन और है कि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो जब हमारी आईज पर पहुंचेगी तो ही हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर ही आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो इस साइड में है, तो इसको ये ट्री का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम इसको यहां पर नहीं करते, इसको हम इस जगह से ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो उस कंडीशन में इस ट्री का इस साइड का जो पोर्शन है वो उसको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट रे जो भी इस पोर्शन पर पड़ रही हैं वो क्या हो रही है, वो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल करेक्ट है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बट वो किस डायरेक्शन में हो रही? इस डायरेक्शन में हो रही, इस डायरेक्शन में। अब जब इस साइड का जो पोर्शन है यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमको ये क्यों दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है रिफ्लेक्शन की वजह से, दैट इज ओके। बट कौन सा सरफेस? उस सरफेस पर मान लीजिए अगर हम बात करें इस ट्री की, तो लाइट यहां से चल रही है सन से, इस ट्री के इस पोर्शन पर फॉल हो रही है, इधर भी फॉल हो रही है, दैट इज ओके। बट अभी मैं केवल इस पोर्शन को कंसीडर करना चाहता हूं। इस पोर्शन पर जो लाइट रे फॉल हो रही है वो इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जा रही है, इधर जा रही है। अब जो पर्सन इधर होंगे उनको ही इस साइड का दिखाई देगा, जो पर्सन इधर, अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊंगा तो इसको इस तरफ का ही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने रूम का। ठीक है, रूम के अंदर बल्ब की लाइट है और रूम के बाहर नॉर्मल अगर डे टाइम है तो सनलाइट है। रूम के बाहर की साइड की वॉल हमको रूम के अंदर से क्यों नहीं दिखती है? रिफ्लेक्शन तो रूम के बाहर वाली वॉल से भी हो रहा है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रूम के बाहर वाली जो वॉल है उस पर जो लाइट रे फॉल हो रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज तक नहीं आ रही है, इसीलिए हमको रूम के बाहर की जो वॉल है उस साइड का सरफेस दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरी आईज तक नहीं आ रहा है। अगर वो आने लगेगा तो मुझे दिखाई देगा। कैसे? मान लीजिए मैं क्या करूं, बाहर को एक मिरर प्लेस कर दूं और वहां से उस मिरर में देखूं, तो मिरर में मुझे वॉल दिखाई देगी बाहर साइड से, बट डायरेक्टली अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये जनरली पेरिस्कोप वगैरह में एक नॉर्मल सा कंडीशन होता है जिसमें 2 मिरर 45 डिग्री पर ही आप प्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है उस कंडीशन में हम दूसरे जगह के दूसरे साइड की चीजें यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो सबमरीन वगैरह में जो टेक्नोलॉजी नॉर्मली यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लाइट से रिलेटेड एक और, दैट इज वेलोसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि लाइट रे वहां से चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक चीज और, हम लोग यहाँ पर टॉपिक्स जो है वो वही टॉपिक को स्टडी करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके बोर्ड के सिलेबस में है।
ठीक है, बहुत सारे टॉपिक जो नहीं है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज मैक्सिमम वेयर इन वैक्यूम और एयर। यहां पर आप देख रहे हैं वैक्यूम या फिर एयर, इन दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, इसके बाद में जो वाटर है, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें कितना होती है, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर में कितना हो जाएगा, वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर ग्लास की बात करें, ग्लास की बात करें तो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था, शना फरीन कादरी ने पूछा था। इन्होंने पूछा हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज है। चलो, तो बेसिकली क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है, हम लोग स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए क्या है, यहाँ पर ये एक मीडियम है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कोई एक मीडियम एम है और ये एयर है। ठीक है, अब क्या है, लाइट रे इधर से आ रही है, ये नॉर्मल हो गया। अब मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर से किसी एक मीडियम में आ रही तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये जो मीडियम है इसको मैं ग्लास ले लूं, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, जिसको n बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। अब यहां पर ये चीज देखेंगे, जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि यहां पर मैंने जो मीडियम लिया हुआ है वो एयर लिया हुआ है। ठीक है, एयर की जगह पर मैं वाटर टू ग्लास या ग्लास टू वाटर भी ले सकता हूं। तो जब इन दोनों डिफरेंट स्पीड्स का, मतलब डिफरेंट मीडियम में हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, लाइट रे एक मीडियम से आएगी, नॉन मीडियम होगा, दूसरे मीडियम में जाएगी, वो भी नॉन मीडियम होगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.55। इसको कैंसिल कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अब अगर मैं न्यूमरेटर में, मतलब जो लाइट रे आ रही जिधर से, उसको कोई एक मीडियम ना लेकर वैक्यूम कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर में या जिस मीडियम से या जिस साइड से लाइट आ रही है उसको वैक्यूम ले लूं, और जिसमें लाइट जा रही है वो कोई भी मीडियम ले लूं, मतलब जैसे यहां पर हमने दिया था ना, यहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या राइट किया था, इधर वापस से राइट कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहां पर हमने क्या राइट किया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट वी हैव टेकन हियर, यहां पर हमने ग्लास लिया हुआ था। अब अगर जो एयर की लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है, ठीक है, उसको अगर हम चेंज कर दें, उसको हम क्या ले लें, वैक्यूम ले लें। इसकी जगह अगर हम क्या ले लें, वैक्यूम ले लें, C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट एक किसी मीडियम से आया और दूसरे मीडियम में चली जाए, उस कंडीशन में जो स्पीड का डिफरेंस होता है, जो रेशियो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इसका अपोजिट मतलब क्या है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो वैक्यूम होना चाहिए, वो एकदम फिक्स है, वैक्यूम से ही लाइट रे आनी चाहिए और किसी एक मीडियम में जाए। उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो आई होप आपका सना फरहान, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि देखते हैं आगे क्या आने वाला है हमारे साथ में। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है मिरर। अब मिरर की अगर बात करें, ठीक है, तो मिरर क्या होता है, हम लोग अपने घर पर एकदम इजीली यूज करते हैं ना अपना फेस देखने के लिए। तो वो कौन सा मिरर है, और नॉर्मली हम आज कौन से मिरर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मिरर की कि ये मिरर बनता कैसे है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन अ ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड
on one side with reflecting material that is silver or nickel, then it becomes a mirror. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, ग्लास प्लेट होती है, उसको एक साइड में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं. ठीक है, उस पॉलिश के लिए जनरली सिल्वर और निकल का यूज करते हैं. सिल्वर यूज नहीं करते हैं, निकल का यूज करते हैं. और अभी आज के टाइम पर ही बहुत सारे दूसरे भी चीप मटेरियल्स आ गए जो मिरर के पीछे पॉलिश के लिए यूज करते हैं. उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो मिरर हो जाता है उसमें अपना फेस देख सकते हैं और वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. इसलिए उस कंडीशन में जो मिरर, जो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जो बन जाएगा ग्लास प्लेट के पीछे पॉलिश करने के बाद में, उसको हम बोलते हैं मिरर. तो मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्लेन मिरर जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए. दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर. दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर के अलग से टू टाइप होते हैं. कौन कौन से टू टाइप है, चलो इसको समझ लेते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, एक क्या है, एक है मेरा कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर. ठीक है, दूसरा है मेरा कॉनकेव मिरर. ओके, तो मिरर को बनाने के लिए हमको एक ग्लास प्लेट चाहिए. ग्लास प्लेट के बैक साइड में अगर हम अच्छे से रेगुलर टाइप से अच्छे तरीके से अगर हम पॉलिश कर दें तो वो जो प्रिपेयर हो जाएगा ग्लास प्लेट जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बिकम अ मिरर. ठीक है, वो प्लेन मिरर होगा जो हम लोग अपने घरों पर यूज करते हैं. बट अगर हम लोग बात करें और किस टाइप के मिरर होते हैं तो उसके बाद में दूसरे टाइप का मिरर है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. जो दूसरा मिरर होता है उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं या फिर कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व्ड मिरर होते हैं इस दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में और डिटेल में. ठीक है, तो इसके बाद में आता है स्फेरिकल मिरर के टाइप. यहां आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर. तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि कोई एक इमेजिनरी स्फीयर है, कोई एक इमेजिनरी स्फीयर है और जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उन दोनों में ही वो जो इमेजिनरी स्फीयर लिया हुआ है उसका एक पार्ट है, उसका एक पोर्शन. ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर को कैसे समझेंगे. मान लो वो जो इमेजिनरी स्फीयर लिया था उसमें जो पॉलिश है वो बाहर की तरफ है, उसमें जो पॉलिश है वो किधर है, बाहर की तरफ है. मतलब क्या, अगर मैं उसके इस पीस को इधर से बीच से कट कर लूं, अगर यहां से मैं कट कर लूंगा तो ये मुझे एक पार्ट मिल जाएगा. जो पार्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो जो पार्ट मिल जाए, जो पोर्शन मिल जाएगा, दैट विल बी कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व के, है ना, ये जो मुझे मिलेगा वो एक प्लेट जैसा होगा, सॉसर जैसा. तो सॉसर टाइप का जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, बट आप जब ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से कर्व ही बनाएंगे. तो कर्व में अगर अंदर के साइड का जो सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्टिंग है तो जो मिरर मिलेगा आपको वो कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी कॉनकेव मिरर. क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर. बट इसी का अपोजिट अगर हम देखें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व सरफेस के बाहर की तरफ है, कर्व सरफेस के किधर हो, बाहर की तरफ, उस कंडीशन में जो मिरर बनेगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. तो मिरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्फेरिकल मिरर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या फिर कॉनकेव मिरर है, उसका एक सिंपल सा तरीका है. कौन सा, आप देख लीजिए कि जो मिरर आपने लिया हुआ है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व सरफेस में अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ. अगर अंदर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर. आप अंदर से देख लीजिए कि आप जब देखेंगे इस तरीके से होगा ना, ऐसे कर्व टाइप का. तो अगर अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब आपको अपना फेस अंदर से देखने को मिल रहा है या रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है वो अंदर की तरफ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर. और अगर वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो ये टू टाइप हो गए स्फेरिकल मिरर के और इसको हम इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो अभी अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन की तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है किसी एक सरफेस पर. ठीक है, उस सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद में क्या होता है, वो जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन स्मूथ सरफेस होगा तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा, और प्लेन या स्मूथ सरफेस नहीं भी होगा तो भी रिफ्लेक्शन होगा. अब होता क्या है कि जब हम बात करें यहां पर रिफ्लेक्शन की तो क्या होगा, लाइट रे जिस मीडियम से आएगी, जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस जाएगी. क्या होगा, लाइट जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस जाएगी. उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन. बट कभी कभी क्या होता है, लाइट रे एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में चली गई,
फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो उसमें हम बोल रहे थे एयर से लाइट आ रही है और वाटर में जा रही, तो वो किसका पार्ट हो जाता है, वो हो जाता है पार्ट हमारा रिफ्रैक्शन का। मीडियम एक से लाइट आती है और दूसरे मीडियम में लाइट चली जाती है, वो रिफ्रैक्शन होता है। बट आज की हमारी क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये हम कई जगह और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वाटर बॉडीज की, ठीक है, पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है, रिवर भी हो सकती है। ठीक है, और तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको उसकी सरफेस पर से क्या होता है, कई बारी अगर हम इवनिंग में है तो मुझे मून दिखाई दे सकता है ना, मून ऐसा इस तरीके का पूरा दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ही है। ये रिफ्लेक्शन हमको कई जगह पर ही देखने को मिल सकता है नेचुरली। हम लोग अपना फेस देखते हैं घरों पर, घर में मिरर के साथ में, तो क्या होता है, हमें अपना फेस दिखाई देता है, क्यों, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, लाइट रे क्या होगी, अगर बहुत सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद में भी क्या होगा, वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, और इररेगुलर में क्या होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में, क्योंकि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तो क्या होगा, वो एक तरफ से आएंगी और दूसरी तरफ जब जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद में सेम मीडियम में वापस जाएंगी, बट क्या होगा कि वो पैरेलल नहीं होंगी। चलो उसका रे डायग्राम एक हम लोग देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसा समझेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, मान लीजिए जो पैरेलल होगा, जब पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा तो कैसा होगा, जैसे ये 3 लाइट रेज आ रही हैं तो यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिधर भी जाएंगी वो एक तरफ एक दूसरे पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, इसको पैरेलल बना लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी लाइट रेज आएंगी, जैसे यहां से ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये आगे की तरफ आई, इस तरीके से यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और ये ऐसे आई यहां से, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में भी क्या होगा, लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। तो उस कंडीशन में जो हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर हम लोग बात करें इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कैसे रफ सरफेस आ गया, ये ऐसे इस तरीके से, ऐसा हमने एक रफ सरफेस ले लिया। अब क्या है, यहां से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, एक यहां से ले लिया, दूसरा इस तरीके से ले लिया, और तीसरा यहां से ले लेते हैं, ये 3 लाइट रेज आई। अब क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से अगर हम यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर ले तो क्या होगा, ये नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाएगी, कुछ इधर चली जाएंगी। दूसरा ये देखिए, यहां से जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ इस तरफ चली गई। तो हुआ क्या यहां पर ही, बेसिकली जब इंसिडेंट रेज जो थी वो तो एक दूसरे के पैरेलल थी, बट रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे। जब रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगी, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, दीपाली भारद्वाज ने पूछा हुआ है, सर व्हेन लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन of cinema hall, then it is reflected in different direction due to its irregular surface. So how image form is real, because where there is a diffuse reflection no image is formed. See, there are so many aspects that you have to observe there. पहली चीज तो ये कि वहां पर आप देखेंगे कि लाइट रे नहीं होती, लाइट बीम होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो स्क्रीन होती है उससे हमको क्या करते हैं, बहुत ही दूर बिठाते हैं, है ना, एक डिस्टेंस रहता है। हम कभी भी स्क्रीन के एकदम पास में जाकर, जो थिएटर वगैरह होते हैं एकदम पास में नहीं देखते हैं। ठीक है, बिठाते भी नहीं, वहां पर स्पेस ही नहीं होता, वो कॉरिडोर वगैरह कुछ बना देता है। इन केस मान लीजिए आपने एकदम पहले सीट ले ली, तो आप ये नोटिस करेंगे कि स्क्रीन आपको क्लियर दिखाई नहीं देती है। स्क्रीन आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, एकदम ब्लर जैसा लगेगा। जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वहां पर ही क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो मूव करेंगे वो एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता। उसका रीजन यही कि जब हम दूर बैठते हैं तब वो एक जो रेंज रहता है उसकी वजह से जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन वहां से हो रहा है वो हम जो डिफ्यूज हो रहा है उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, बट वैसे क्या हो रहता है, जब हम दूर रहते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उतना उस एरिया का पूरे का रिफ्लेक्शन अगर मेरे पास पहुंचेगा तो हम इजीली उसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये मेन रीजन है कि वहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो जो रिफ्लेक्शन है वो तो डिफ्यूज हो रहा है, बट आप वहां से कितना दूर है ये भी तो डिसाइड करेगा ना। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग एलईडी टीवी की बात करें, है ना, या बहुत अगर हम किसी बाहर जाए किसी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत बड़े बड़े स्क्रीन लगा देते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, किस एड वगैरह दिखाने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे पर्टिकुलर एलईडी जब ग्लो करती है तो वहां पर एक्चुअल क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, वो इसीलिए कि वहां से तो लाइट एमिट हो रही है। तो ये कंडीशन है ना। अगर आपको इसको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको और भी कई सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई होप ये वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा दीपाली भारद्वाज। इन केस यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम, आप इस क्वेश्चन को वापस से मुझे राइट कर दीजिए हमारे ऐप पर ही, तो हम लोग वापस से जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइन। यहां पर ही मानव गोयल ने बोला हुआ एक्सप्लेन द केसेस ऑफ मिरर एंड लेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंसेस। ओके, तो अभी हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसका यूज आएगा तो मानव आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो यस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लाइट रे मान लीजिए किसी एक साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, यहां पर लाइट सोर्स है, ठीक है। तो जो लाइट रे इधर से आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। लाइट रे जो आती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे। अब क्या है, लाइट रे जो आई वो किसी एक प्लेन स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसके बाद में क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट यहां पे फॉल होने के बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर एंगल पर चली जाएगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में चली जाएगी उसको जो जब ये वापस से स्ट्राइक करने के बाद में जो रे का नेम हो जाएगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो इंसिडेंट रे होगी ये दोनों एक ही मीडियम में होंगी, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब तो ये हो गए क्या चीज, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी एक चीज मिसिंग है, एंगल्स। तो जो अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ये जो आई है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये क्या होता है, इट फॉर्म्स बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहां पर बनता है, इट फॉर्म्स बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, शिखर शुक्ला ने बोला था सर after every slide please make sure that we are able to take a screenshot which is very helpful for us to receive it without seeing video again, so I have humble request. Okay, see basically here we are just to discuss, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप बिल्कुल अपने फोन पे काम करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाते हैं, है ना, ठीक है। तो आप इसको इस टाइम का यूज करते जाइए और होपफुली हम लोग नेक्स्ट टाइम से कोशिश इस चीज का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आपको वीडियो के बाद में उसका स्लाइड्स भी मिल जाए। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं और फिर और आगे की चीजें डिस्कस करते रहते हैं। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता रहेगा हम लोग वो भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ में एक ऋषभ कुमार का क्वेश्चन आया हुआ था, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपिएट इन अ रेजिस्टर इज गिवन बाय ऋषभ। तो ऋषभ देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाला अभी हमारा क्लास जो है वो आगे के आने वाले शेड्यूल में आप देखेंगे तो उसमें आपको डेट मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का क्या है। बट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग कंज्यूम जो डेसिपिएट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसको जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इक्वल्स टू क्या होता है, जो ई होता है दैट इज एनर्जी कंजम्पशन या फिर क्यू भी बोलते हैं कुछ लोग, तो क्यू इक्वल्स टू पीटी होता है। अब यहां पर पी क्या है, पी है पावर, और पावर कहां से निकलेगा, पावर मिलनेगा हमको P इक्वल्स टू वी आई, जहां पर V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और I क्या है, I करंट है, ठीक है। तो P से हम VI निकाल सकते हैं, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन की वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टर में क्या होगा, जनरली हीट एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हीट एनर्जी जो वहां पर वेस्ट हो रही है उसको E इक्वल्स टू PT से या Q इक्वल्स टू PT से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT,
कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उसका कितना रेसिस्टेंस है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही, ठीक है। तो आई होप ऋषभ आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बाकी अगर आपको और डाउट है तो आप क्या करिए, इस इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर के पहले ही आप क्या करिए, आप ये सारे क्वेश्चन और वापस से राइट करके उस दिन के पहले तक, हमारे लेक्चर के 6 घंटे पहले तक क्या करिए, उस पर वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर, वहां पर अपलोड कर दीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहीं से पूरा समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, बेसिकली देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, जो एक लॉ है जिसमें बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, जो आपका एक लॉ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आई जो है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। मतलब अगर मैं एंगल आई को इंक्रीज करूं, इंसिडेंट रे को मैं यहां से नहीं भेजना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो यहां से जाए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में वो उतना ही एंगल बनाएगा। एंगल आई अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, एंगल आर भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा उसी रेशियो में, उतना ही इंक्रीज होगा जितना मैं एंगल आई इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड लॉ है उसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों कहां पर आते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। ये तीनों किसमें, एक ही प्लेन में रहेंगे। अब वो प्लेन कौन सा है, देखिए अगर हम बात करें, यहां पर ये पूरा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से ऐसे आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, ये पूरा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो प्लेन है वो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों, इस पॉइंट पर किसी प्लेन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 पॉइंट होने चाहिए। जैसे किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर हम बात करें लाइन के लिए, ठीक है, तो एक रे होती है, ठीक है, उसका एक ही पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो उसमें मुझे 2 लाइन चाहिए होंगे, 2 पॉइंट चाहिए होंगे। बट इसी तरीके से अगर मुझे कोई प्लेन बनाना है तो उसके लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए होंगे। वो तीनों पॉइंट मुझको यहाँ इसमें कहां पर होने चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब ये तीनों पॉइंट यहां पर इस प्लेन में केवल ये इसी जगह पर, एक जगह पर कॉमन है जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो वो एक ही पॉइंट हो गया। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को इस पर इंसिडेंट रे पर, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पर ले लूं, तो वो जो प्लेन होगा वो मेरा प्लेन कौन सा हो जाएगा, वो जो प्लेन होगा वो प्लेन हो जाएगा मेरा ये मेरा प्लेन हो जाएगा, ये पूरा मेरा प्लेन हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे भी होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और नॉर्मल होगा। तो ये जो प्लेन होता है वो ये वाला प्लेन होता है जिधर से एक साइड से रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल इमेजिनरी होता है और इसी तरफ रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो ये जो पूरा प्लेन हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ में यही बोलते हैं कि ये जो प्लेन होता है इसी प्लेन में तीनों लाइट रेज होंगी। कौन कौन सी, एक इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो इमेजिनरी नॉर्मल है वो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर लाइट रे इधर से आ रही है और इधर जा रही है, कोई पर्सन यहां पर खड़ा है तब तो उसको वो लाइट रे दिखाई देगी, बट अगर वो आपकी तरफ या मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो उसको लाइट रे नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसकी आइज तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये रीजन है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्योंकि आपके कोर्स में ये पूरा पोर्शन है जिसमें आपको सभी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें जो टर्म्स है वो बेसिक टर्म्स है वो कौन कौन से और वो कहां पर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पोल की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोल की। तो पोल क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर कॉनकेव मिरर देख रहे हैं आप, कॉनकेव मिरर है ये मेरा, इस साइड का जो है वो कॉनकेव मिरर है और ये जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले पोल क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है मिरर का, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है मिरर का कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में दोनों में ही, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पोल। कॉनकेव में यहां पर होगा और कॉन्वेक्स में भी इस जगह पर होगा, ठीक है। तो पोल क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होता है, अब देखो है क्या कि ये जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में क्या होता है कि ये जो
पूरा पोर्शन होता है मिरर का वो किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का होता है। अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसका सेंटर ये सी हो गया। अब ये जो सी है इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहां पर हो गया कॉनकेव में, और यही चीज होगा कॉन्वेक्स में भी, कॉन्वेक्स में भी यहां पर ही होगा। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड होता है। किधर होता है, इसका देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर है, उसके सामने होता है। बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किधर होता है, मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके बैक साइड में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए ये है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके बैक साइड में, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ठीक है, इस जगह से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो जाएगा, यही होगा कॉन्वेक्स मिरर में, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की होगी, ठीक है, और कॉनकेव मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच तक की होगी, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। इसके बाद में आते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक जो लाइन होती है, ठीक है, कौन सी लाइन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक दूसरे को मिलाती है, ये जो पूरी लाइन हो गई, ये क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। द लाइन पासिंग through the center of curvature and the pole, the line passing through the center of curvature and the pole is called principal axis, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से जो पूरी एक लाइन जाती है, ठीक है, वो हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों के लिए सेम है, अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों के लिए सेम ही होगी, ठीक है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, ये दोनों से जहां से पास होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, ठीक है, तो अपर्चर को समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा ये सब पूरा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर एक देखो, अगर हम लोग बात करें मिरर की, ये कॉनकेव मिरर है, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्टार्ट हो रहा है हमारा यहां से, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है यहां तक आ रहा है, इसके आगे तो ये इमेजिनरी पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा क्या है, इतना मेरा पूरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स की बात करें तो वो यहां से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता रहा है, पी तक जा रहा है, फिर बी तक, ठीक है, तो बी तक हो गया। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा वो सरफेस है जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है ना, यहां से क्या होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। ये जो डॉटेड लाइन होती है ये क्या होता है, ये बताते हैं कि इस साइड में पॉलिश है, मतलब बैक साइड में पॉलिश है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये वो पोर्शन जिस जगह से लाइट रे है, जितने एरिया से, जितनी जगह से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो इस कंडीशन में यहां से ए से लेकर जो बी तक का पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या होगा, यहां से ए से बी तक का जो ये पूरा पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो इतना पूरा पोर्शन है ए से लेकर बी तक, ये क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपर्चर, ठीक है। तो इस तरीके से अपर्चर क्या हो गया, अपर्चर बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आता है फोकस एंड फोकल लेंथ। अब फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, फोकस और फोकल लेंथ को जानने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस के लिए क्या होता है कि जो लाइट रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइट रेस आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में किसी एक जगह पर क्या करेंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर इंटरसेक्ट हो रही है ऐसा अपीयर होगा, ठीक है, दो में से एक चीज तो होगी। अब एक्चुअली किस में होगी, कॉनकेव मिरर में, और अपीयर किस में होंगी, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो पहले कॉनकेव के बारे में देख लेते हैं। कॉनकेव में क्या होगा कि जब लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस पर स्ट्राइक करेंगी मिरर पर, कौन से, कॉनकेव मिरर पर, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, दैट विल बी फोकस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा। फोकस क्या हो गया, पोल से जिस जगह पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये डिस्टेंस हो गया फोकस, ठीक है, और इसको हम लोग फोकस बोलेंगे कॉनकेव मिरर में। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जब लाइट रेस इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इस पर स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी,
अब अगर हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे आई इस तरह से आगे, इसको अगर हम वापस आगे की तरफ ड्रॉ करें, तो ये जिस जगह पर ऐसा अपीयर होगा, जिस जगह पर ऐसा अपीयर होगा कि ये लाइट रेज यहां पर मिल रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा दिस विल बी फोकस। ठीक है, अब फोकस लेंथ क्या है या फोकल लेंथ क्या है? जो फोकल लेंथ होती है ये होती है डिस्टेंस। ये क्या होती है? फोकल लेंथ है, लेंथ है तो डिस्टेंस ही है, किस जगह से किस जगह तक। ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये यहां पर देख लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कितनी हो गई? पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस हुआ ये वाला, ये इतना क्या होगा? ये फोकल लेंथ हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए, ये जो पोल है इस जगह से यहां से लेकर इस जगह तक का जो डिस्टेंस हो गया ये क्या होगा? ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की अगर बात करें तो रियल इमेज क्या होती है? बेसिकली रियल इमेज आर दोस इमेज व्हिच वी कैन रिसीव ऑन द स्क्रीन। और क्या होते हैं? रियल इमेज वो इमेज भी होती है जिसमें लाइट रेस एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती तो वहां पर एक्चुअली में रियल इमेज फॉर्म होती है, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको लाइट रेज इधर से आ रही, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज ऐसे गई, एक जो पोल से गई वो इस तरफ आ गई, और जो पैरेलल गई वो फोकस, ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, अभी इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस कंडीशन में आपको रियल इमेज मिलेगी, बट इस कंडीशन में क्या होगा? आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, अब इसी के साथ में मिरर को आइडेंटिफाई करने वाला सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ओके, और ये कौन सा है? बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो रियल इमेज में क्या होता है? रियल इमेज में आप इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? रियल इमेज में जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। बट अगर हम लोग बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज में ऐसा अपीयर होता है कि लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या इमेज कहीं फॉर्म हो रही, बट एक्चुअली इमेज फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें मिरर की, प्लेन मिरर की जो हम लोग घर पर यूज करते हैं, उसमें इमेज फॉर्म तो होती है बट वो रियल नहीं होती। कैसी होती है? वर्चुअल होती है, क्योंकि उस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ओके, चल आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर की सभी कंडीशन की इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये पोजीशन एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में क्या होता है? हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बताते, बस हम लोग ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ठीक है, वहां से लाइट रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर ये मेरा नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा तो एक यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये जो लाइट रेज इस तरीके से जा रही है ऐसे जाने लगेंगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो हमारा होगा वो यहां से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वापस से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और वो किस इस तरीके से आएगा, तो आपका जो इमेज होगा वो यहां कहीं पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। पोजीशन किधर होगी? ये पोजीशन जो है वो जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर फोकस के बीच में भी हो सकती है, कई बार ये आपके फोकस पे भी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरीके से क्या होगा? लाइट रेस हमेशा आपको जब लाइट रे ड्रॉ करना होगा तो उसके कुछ लॉज होते हैं कि क्या होता है कि आपको एक लाइट रे पैरेलल लेकर जाना है। कुछ रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाती है, जो पैरेलल होती है बेसिकली क्या होता है? जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है। ठीक है, जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से पास होती है? वो फोकस से पास होंगी, और जो फोकस से पास हो रही होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। वो अपने पाथ को वापस से रिट्रेस करेगी, वो इधर उधर से नहीं जाएगी। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गए इंपॉर्टेंट कंडीशन, वापस से रिपीट कर लेते हैं। एक कंडीशन क्या है? जिसमें जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, जो पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। दूसरी कंडीशन, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्शन के बाद में वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
मतलब पैरेलल है तो फोकस से जाएगी और फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और तो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वो जिस पाथ में जा रही थी उसी पाथ में वापस आ जाएगी। ओके ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसकी पोजीशन जो होगी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अब ये सी क्या है, सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले एक लाइट रे पैरेलल लेकर जाना होगा, ठीक है। लाइट रे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लेकर जाते हैं। अब जो पैरेलल लाइट रे जाएगी वो क्या होगा, सेंटर ऑफ फोकस से पास हो जाएगी। ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब दूसरी क्या करना है, दूसरी लाइट रे हमको पास करानी, क्योंकि मिनिमम 2 लाइट रेस तो चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल कर देते हैं। हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन तैयार हो गया, ठीक है। इमेज फॉर्म हो गया, यहां पर ही किस जगह पर इमेज बनेगा, चलो इसको हम लोग दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे एक्चुअली दिखाई दे। ये बन गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज किधर बनेगा, उसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। किधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये पोजीशन का हो गया। और इमेज कैसे फॉर्म होगा, इसका फॉर्म करने का तरीका, आप क्या करिए, एक लाइट रे पैरेलल लेकर जाइए, उसको फोकस से पास कर दीजिए, ठीक है। दूसरी फोकस से लेकर जाइए और पैरेलल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ठीक है, इंफिनिटी और सी या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी बोलते हैं। कई बार क्या बोलेंगे, या तो आपको बोलेंगे बियॉन्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, या तो इंफिनिटी और सी के बीच में हो, ठीक है। या फिर कई बार आपको ये भी बोला जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो कंडीशन है बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी है मतलब आपको इसी कंडीशन का ऐसा ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ही डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम लोग आते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहां पर है, एट सी। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपना पुराना तरीका ही अपनाएंगे। एक लाइट रे को जो पैरेलल लेकर जाना है उसको हम लेकर गए और इसको जब रिफ्लेक्ट कराएंगे तो कहां से आएगा, ये फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइट रे बन गया। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और आपको हमेशा याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा फॉलो करेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमें दूसरी रे बनानी है, ठीक है। दूसरी रे किधर से पास होनी चाहिए, दूसरी रे को हम लोग पास करते हैं फोकस से। अब जो फोकस से लाइट रे जाएगी वो क्या होगा, वो वापस से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सेस की, ये क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल होने के बाद में क्या होगा, ये वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अपना क्या करेगी, लाइट रे फॉर्म करेगी। ये ऑब्जेक्ट यहां पर बन गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ओके तो इस तरीके से हम लोग इस कंडीशन का भी लाइट रे इस कंडीशन का भी क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन का भी हम लोग इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा इमेज फॉर्मेशन हो गया, इजीली हो गया, ठीक है। तो देखो होता क्या, हम लोग इसके लिए एक बार और आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बताना चाहता हूं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, उसका इमेज जो है वो मिरर से दूर होता जाएगा, ठीक है। रियल के कंडीशन में ही देखिए, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो उसका इमेज किधर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसका इमेज किधर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। वापस से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा, तब क्या होगा, तो इसका जो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा तो जो इसका इमेज है वो और इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो किधर बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये चीजें कि आपको कैसे याद रखने की, उसका ऑब्जेक्ट किस जगह पर होने पर ही उसका इमेज जो है वो कहां पर ही फॉर्म हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आ गई, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट कंडीशन मिल गई आपको। अब इस कंडीशन के लिए देखिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है,
ठीक है। मिरर के करस्पॉन्डेंस अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो येलो कलर का बना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ये है, थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, रे डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे तो एक देखो लाइट रे जो पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी, हम लोग इतना ही ले रहे हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। अब देखो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो लाइंस थोड़ा सा इतना एक्चुअली स्ट्रेट नहीं होगा, तो उस चीज को थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो पैरेलल जा रही है वो किधर से जाएगी, वो बेसिकली कहां से आ रही है, ये हो रही है मेरी फोकस से, ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरी लाइट रे है वो कहां से मुझे जाना चाहिए, वो बेसिकली जाना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ऐसे पास करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा लाइट रे जो ऐसे जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा। अब ये इसको अगर मैं आगे की तरफ ड्रॉ कर दूं, इसको अगर मैं आगे की तरफ ड्रॉ कर दूं तो यहां कहीं पर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो इस जगह पर कहीं पर इसका इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इसका इमेज कहां बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनलार्ज्ड, बड़ा है, इन्वर्टेड है, बट है कैसा, ये भी रियल है, ये भी कैसा है, ये भी रियल है, ठीक है। तो जब C और F के बीच में होगा तब कैसा होगा, बियॉन्ड C बन जाएगा। तो देखिए आपने नोटिस किया, जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, बियॉन्ड C, तो उसका इमेज फॉर्म हुआ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट पास में गया, किस जगह पहुंच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज दूर की तरफ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चला गया, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चला गया। उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में देखिए क्या हुआ कि उसका जो इमेज फॉर्म हुआ वो किधर आ गया, वो इमेज जो फॉर्म हुआ वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर लेते हैं, कहां पर, फोकस पर ही। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके ले चलते हैं फोकस पर, ये लीजिए ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर आ गया फोकस पर। अब जब फोकस पर होगा तब क्या होगा, फोकस पर होने पर, जब फोकस पर होगा तो क्या होगा, जो लाइट रे इसके पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, फोकस से वापस आ जाएगी, है ना, यही होना है, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे क्या है, दूसरी जो लाइट रे है उसको कहां से पास होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए, अब जो दूसरी लाइट रे उसको पास होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इस तरफ गई और ये वापस इधर आ गई। अब देखिए ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये कैसी होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, इंफिनिटी पर। कहां पर फॉर्म होगा, इंफिनिटी पर। फोकस पर होगा तो इंफिनिटी पर, और हम लोगों ने देखा था कि जब फोकस इंफिनिटी पर होगा तो कहां पर बनेगा, फोकस पर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन है जिस जगह पर ही क्या होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का आपको रिलेशन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, आपको याद कर सकते हैं। वापस से रिवाइज कर लेते हैं, इंफिनिटी पर था तो फोकस के पास में बना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट था तो किस जगह बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज दूर आ गया, इमेज भी फॉर्म हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट को हमने और पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर, इसके बीच में लेकर आ गए, ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज किधर बन गई, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई और दूर चली गई। अब क्या हुआ कि जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस पर तो उसका इमेज कहां पर बन गया, इंफिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेकर जाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, और पास लेकर जाते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को और पास लेकर जाएंगे तब क्या होगा, तब देख लेते हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किधर है, अभी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां पर है, अभी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो पोल और फोकस के बीच है। तो वापस से जो पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी ये किधर आएगी, फोकस से आ जाएगी, ठीक है। दूसरी कहां से जानी चाहिए, जो दूसरी लाइट रे, दूसरी जो लाइट रे है उसको जाना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस ऑब्जेक्ट से मिलते हुए, इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। अब देखिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसका जो कर्व का ओपनिंग है वो देखिए ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इसको दूर लेकर आएंगे ये कुछ ऐसा होता जाएगा। तो इस तरफ तो इंटरसेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, होगा ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। बट अगर मैं इसको आगे की तरफ, मतलब मिरर के पीछे की तरफ ड्रॉ करूं, ऐसे लेकर जाऊं, तो ये यहां कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, वो जो इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के दूसरी साइड हो जाएगा। मिरर के दूसरी साइड होने पर ही क्या होगा, जब मिरर के दूसरी साइड है तो क्या है,
ये इस तरीके से यहां कहीं पर फॉर्म होगा ऐसा। अब देखिए मिरर के पीछे की साइड में बन रहा है, इस कंडीशन में जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, वो तो इधर देखिए एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है। बट अगर मैं पीछे की तरफ इसको ड्रॉ करूंगा तब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा अपीयर होगा, एक्चुअली में करेंगे नहीं बट ऐसा अपीयर होगा। जब ऐसा अपीयर होगा तो उस टाइम पर ही, अपीयरेंस के टाइम पर ही क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल। वो कैसे हो जाएगी, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पर ले नहीं सकते, ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसपे हम लोग पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी लाइट रेज हैं वो किस तरीके से, लाइट रेज कहां, ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन पर लाइट रेज कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इमेज की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने मोस्टली चीजें डिस्कस कर लिया हुआ है, जो क्वेश्चंस आपने सेंड किए हुए थे। लाइट एक्सप्लेन यूजर्स ऑफ मिरर, ओके। अच्छा, मानव गोयल, अभी देखिए मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो कौन जो प्लेन मिरर होते हैं उसका हम लोग घर पर यूज करते हैं और बार्बर शॉप पर यूज करते हैं और भी कई जगह पर यूज करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने अभी कंप्लीट जो किया हुआ है वो है मेरा कॉनकेव मिरर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर का किस जगह पर यूज करते हैं। तो मानव गोयल, आपको कॉनकेव मिरर के यूजेस पता चल जाएंगे। तो ये कहां पर जनरली हम लोग जो यूज होता है वो शेविंग मिरर की तरह यूज होता है। शेविंग मिरर से क्या होता है, जिससे अच्छे से क्लोज में अंदर से ठीक से दिखाई दे सके, तो इस तरीके से शेविंग मिरर में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल की हेडलाइट में भी क्या होता है, इसी तरीके का मिरर यूज होता है। और कहां पर होता है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन अ स्मॉल एरिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइट बीम आएंगी तो वो कहां पर मिल जाएंगी, एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को फोकस पर, तो फोकस पर ज्यादा इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे यूजेस है कॉनकेव मिरर का। तो मानव, आपको कॉनकेव मिरर के यूजेस पता चल गए होंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहां पर मेकिंग ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। वापस से इंफिनिटी, तो जो होता क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन लेते हैं, एक तो या तो इंफिनिटी पर हो या फिर इंफिनिटी के अलावा किसी भी एक पॉइंट पर हो, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती है जहां पर हम लोग अलग अलग टाइप की पोजीशन लेते हैं, ठीक है। तो दो ही पोजीशन होगी, एक इंफिनिटी होगी और दूसरी इंफिनिटी के अलावा कोई भी जो मिरर से किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ही, नोन डिस्टेंस पर ही हो, ओके। तो ये दोनों कंडीशन है। चलिए, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, दो लाइट रेज आएंगी, एक इस तरीके से आई और दूसरी ऐसे, ठीक है। यहां पर क्या, ये इस तरीके से वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसको पोल पर ना लेकर ही हम लोग क्या करते हैं, इसको पोल से ले लेते हैं, ओके फाइन, पोल पर ही लिया हुआ है। चलो, अब वापस से दूसरी लाइट रे के लिए हम लोग दूसरा कलर लेते हैं, यस। ये इस तरीके से क्या होगा, यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, तो ये ऐसे वापस से चली जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे। अब क्या है, देखिए यहां से चली गई, ये इधर चली गई, वो उधर चली गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का कोई चांस तो है नहीं। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो इमेज फॉर्म होगा पीछे की तरफ भी फॉर्म होगा। चलो, उसके लिए क्या है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको बैक साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे आगे की तरफ चला गया। दूसरा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको इस तरफ आगे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, यहां कहीं पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है। ये क्या हुआ, इस जगह पर, यहां पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा यहां पर ही फॉर्म होगा, कहां पर, बिटवीन पोल एंड द फोकस, जब इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका इसके बीच में ही फॉर्म होता रहेगा हमेशा, ठीक है। कब, जब इन्फिनिटी पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हो सकता है, कब, जब कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम क्या है, कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। हमको ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा इमेज के लिए ले लेते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो वापस से नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। अब किसी एक कंडीशन पर है तो जो पैरेलल जाएंगी वो क्या होगा, जो लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, जो अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, उस कंडीशन में क्या होता है, जो पैरेलल जाती थी वो फोकस की तरफ आ जाती थी, फोकस से पास होती थी। इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, जो पैरेलल जाएंगी वो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो फोकस की तरफ हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, तो ये मेरा एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, इसको आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो लाइट रे है उसका क्या होगा, ठीक है, जो दूसरी लाइट रे है वो किस तरफ जाएगी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहां से ऐसे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ये इधर गया और ये वापस से, तो ये यहां कहीं पर वापस से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब की कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास में होता है थोड़ा सा, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए। इट इज यूज एज अ रियर मिरर इन द ऑटोमोबाइल, मतलब जो साइड मिरर्स होते हैं बाइक में, ठीक है, बाइक में जो साइड मिरर्स होते हैं, या व्हील्स जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार वगैरह, उसमें साइड मिरर होते हैं ना, उसमें जो यूज करते हैं वो जो मिरर होते हैं दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन से मिरर होते हैं, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। इसके अलावा इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर के लिए यूज करते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर भी ही होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देख लीजिए, द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल बिलो इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो मेजरमेंट होता है वो पूरा कैसा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो नीचे का होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे देखिए इस साइड में ये जो ऊपर का है ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर का ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, बट ये जो कंडीशन है ये कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो होता है, ये जो इस डायरेक्शन ऐसे होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। ये जब भी हम लेंगे, ये हम लोग जो ओरिजिन होता है ये कहां से लेते हैं, ये हमेशा पोल से लेते हैं। ये हमेशा कैसे लेते हैं, ये हमेशा पोल से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब ये वाला जो पॉजिटिव है ये किस चीज के लिए, ये हाइट है। ये किसकी हाइट है, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, यही हाइट होगी। अगर हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, इमेज की हाइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऊपर की तरफ हाइट की बात करें तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ हाइट की बात करेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे। इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो उसका ओरिजिन होगा, इस कंडीशन में जो ओरिजिन होगा इस हमारे पूरे एक्सेस सिस्टम का, वो क्या होगा, वो हमारा पोल ही होगा, पोल को ही लेना है, ठीक है। पोल की कंडीशन में द डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर के जो मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो नीचे होंगे दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग यू और वी के टर्म में देख लेते हैं। अब यू और वी क्या होता है, अभी हम लोग लेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे तो अब उसके बारे में देख लेंगे। बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके कोर्स में जो डेरिवेशन है इसका 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये डेरिवेशन नहीं, आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसी के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन कर सकते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर का। आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ठीक है। अब देखिए अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव while opposite to the negative। मतलब जिस तरफ से लाइट रे आएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जिधर लाइट रे जाएगी उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। मतलब जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है, जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जिधर रिफ्लेक्शन की तरफ जा रही है उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे, ओके। बट एक चीज आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किधर प्लेस होता है, वो हमेशा लेफ्ट में ही प्लेस करना है आपको, इस साइड में ही करना, मिरर के लेफ्ट साइड में ही, ठीक है। और जो इमेज फॉर्म होगा वो किधर भी हो सकता है, वो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। वो तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही डिसाइड करती है ना कि इमेज किस जगह तरफ बनेगा, ठीक है, या किस जगह पर बनेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम the pole and in the direction of light are taken to be positive while opposite to it are taken to be negative, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है मिरर फॉर्मूला। तो अब ये मिरर का फॉर्मूला क्या है, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो होता क्या है, यू और वी, ठीक है। अब यू क्या होता है, यू होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो u और v में अगर कंफ्यूजन हो तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले u आता है, मतलब A to Z में u और v की अगर बात करें तो पहले u आता है, उसके बाद में v आता है, ठीक है। तो अगर पहले u आता है तो इमेज फॉर्म होने के लिए पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो जो डिस्टेंस होती है पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की उसको हम लोग u लेते हैं, और जो डिस्टेंस होती है पोल और इमेज के बीच की उसको हम लोग v लेते हैं, और यहां पर जो f होता है दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो वापस से यहां पर देख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर दैट इज u, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज v
and its focal length is f is given by the mathematical formula that is 1 upon u plus 1 upon v इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। यहाँ पर u और v कब नेगेटिव होंगे कब पॉजिटिव होंगे, ये साइन कन्वेंशन से हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द फोकल लेंथ, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा 2f के इक्वल होती है, या फिर अगर हम लोग बात करें फोकल लेंथ की, दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, f इक्वल्स टू r/2 या फिर r इक्वल्स टू 2f, आपको जो सूटेबल लगे आप याद कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग मिरर फॉर्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने उन सभी का आंसर दे दिया क्या। ओके मानव गोयल, आपको प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर उन सभी का आंसर मिल गया है, ठीक है, कि इसका कहां पर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में शाना फरीन, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में लाइट सर व्हेन लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, ओके ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ब्रिलियंसी ऑफ, ओके शना फरीन कादरी, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। तो देखो बेटा होता क्या है कि इसमें दो चीजें हैं, एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग जब रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसको और डिस्कस कर लेंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी देख लीजिए कि जो डायमंड है वो शाइन क्यों करता है। बेसिकली डायमंड के अंदर क्या होता है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, दैट इज अराउंड 2.42, ठीक है, 2.42 इज वेरी हाई। उस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रेज उसके अंदर जो एंटर होती है वो उसमें कई बार रिफ्लेक्ट होने के बाद में बाहर निकलती है। अब वो कई बार रिफ्लेक्ट होने के बाद में बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, वो शाइन करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर, उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये दोनों चीजें होने की वजह से क्या होता है कि जो डायमंड है वो बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। ओके सो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और जो आपके डाउट्स थे वो भी डिस्कस कर लिए, और रिफ्लेक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो हम लोगों ने सारी चीजें आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अभी जो सेकंड पोर्शन है उसमें हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, उसमें हम लोग बात करेंगे वापस से लेंसेज के बारे में। अभी मिरर कंप्लीट कर लिया, उस दिन हम लोग बात करेंगे लेंसेज के बारे में, ओके। क्योंकि लेंस क्या होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर हो गया, दूसरा लेंस हो गया। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्लास के पहले रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं उसको ऐप पर जाकर आप अपने उन डाउट्स को राइट करिए, जिससे हम लोग इजीली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें, ओके। टिल देन थैंक यू किड्स।